आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश भर में मनाई जा रही बकरीद, मस्जिदों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे नमाजी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, खुले में कुर्बानी पर रोक। वाराणसी में पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी, काशी में ढोल नगाड़ों के साथ होगा स्वागत। लोकसभा के 21 मंडलों में चलाया जा रहा संपर्क अभियान। भीषण गर्मी के बीच बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू, प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना, सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। हरदोई में पशु तस्करों को पुलिस से मुठभेड़ में दरोगा समेत 4 लोग घायल, 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में आग का तांडव, सनराइज दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अफरा तफरी, आसपास के इलाकों में भी बुलाई गई दमकल। यूपी में बढ़ रहा हीट वेव का टॉर्चर, प्रचंड गर्मी से अलग अलग जिलों में 33 लोगों की मौत, दिन के साथ रात में भी भीषण लू से जीना मुहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे खबरों की, जहां पर ईद उल अजहा का त्योहार आज सुबह 10 बजे होगी बकरीद की नमाज, मस्जिदों में अदा की जाएगी बकरीद की नमाज। सरकार गाइडलाइन फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि आज बकरीद की नमाज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। ईद उल अजहा का त्योहार आज मनाया जा रहा है, जहां पर सुबह 10 बजे से बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। मस्जिदों में अदा होगी बकरीद की नमाज और सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन को फॉलो करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल के चेयरमैन मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने लोगों से ईद उल अजहा की नमाज मस्जिदों पर अदा करने का अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, आज दिन एक दूसरे के साथ अच्छी खुशी के साथ मनाएं, एडवाइजरी का पालन किया जाए। और क्या कुछ कहा है कुछ देर में आपको सुनाएंगे। तो आपको बता दें कि मस्जिद में अदा की जाएगी बकरीद की नमाज। सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करने के निर्देश किए गए जारी। ईद उल अजहा का त्योहार आज ईद उल अजहा का त्योहार पूरे मुल्क में बहुत धूमधाम से और अमन के साथ मनाया जा रहा है। आज ईद उल अजहा का त्योहार पूरे मुल्क में बहुत धूमधाम से और अमन के साथ मनाया जा रहा है। मैं आप तमाम लोगों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात की गुजारिश करता हूँ कि जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है उस पर तो पूरी तरीके से अमल करें और नमाज ईदगाहों के अंदर और मसाजिद के अंदर ही अदा करें, सड़कों पर नमाज ना अदा करें। ईदगाह लखनऊ में इंशाअल्लाह नमाज ठीक 10 बजे आज शुरू हो जाएगी और नमाज के बाद अपने मुल्क में अमन अमान के लिए, फ़िलिस्तीन में अमन अमान के लिए, पूरी दुनिया में अमन के लिए और उसी के साथ साथ इस हीट वेव और सख्त गर्मी से निजात के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी और अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाएगी कि मौसम अच्छा और खुशगवार हो जाए, जिससे इंसानों और जानवरों दोनों को राहत हासिल हो। और इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से जो ईद उल अजहा एडवाइजरी जारी की गई है उस पर पूरी तरीके से अमल करते हुए नमाज के बाद जो कुर्बानी हमें करनी है वो स्लॉटर हाउसेज में या बड़े जो मदारिस हैं या जो पहले से जगहें मुतय्यन की गई हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए। खुले में कुर्बानी हरगिज न की जाए और कुर्बानी के जानवर का वेस्ट पब्लिक प्लेस पे न फेंका जाए, खून नालियों में न बहाया जाए और गरीबों को एक हिस्सा गोश्त का जरूर दिया जाए। और कुर्बानी का वीडियो हरगिज सोशल मीडिया पर अपलोड न किया जाए, न उसको वीडियो बनाया जाए। हम एक बार फिर से आप तमाम हजरात को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए आप हजरात से यही गुजारिश करते हैं कि आज के दिन अच्छे से एक दूसरे के साथ अच्छी और खुशी और अच्छे माहौल में मनाएं।
तो आपको बता दें कि जहां पर आज देश भर में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है, सुबह 10 बजे से बकरीद की नमाज मस्जिदों में अदा की जाएगी, जिसको लेकर के सरकारी गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें रोड पर या फिर सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए मनाही है। और इसके अलावा बकरीद के त्यौहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी काफी सजग नजर आ रहा है। खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ईद उल अजहा का त्यौहार आज सुबह 10 बजे होगी बकरीद की नमाज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन तिवारी भी जुड़े हुए हैं। पवन, देखा जाए तो आज बकरीद का त्यौहार है, जिसको लेकर के सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं और तमाम जो धर्मगुरु हैं वो भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो मस्जिदों में कैसी तैयारियां जो है वो बकरीद के त्यौहार को लेकर के देखी जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि आज जो अल अजहा की जो नमाज है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसको लेकर प्रशासन पहले से ही दुरुस्त था और सभी जो इलाके हैं तो इलाकों में जो पुलिस है और पीस कमेटी की बैठक कराई गई थी, धर्म गुरुओं को बुलाकर, और जो यहाँ के नागरिक उनको बुलाया गया था थाने, साथ ही साथ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। और किस तरह इस बार ये त्योहार है बकरीद का मनाना है उसको लेकर भी एक गाइडलाइन जारी की गई थी। पहले से ही ये बता दिया गया था कि बिल्कुल पवन, यानी कि देखा जाए तो राजधानी लखनऊ समेत तमाम इलाके हैं जहां पर बकरीद के त्यौहार को मनाने के लिए तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद नजर आ रहा है और तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। और वहीं देखा जाए तो साथ ही रोडों पर नमाज अदा न करने की भी जो हिदायत है वो दी गई है। फिर चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए या फिर बात करें हम धर्मगुरुओं की, सभी ने रोडों पर नमाज अदा करने के लिए मना किया है। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा किया जाता है तो किस तरीके से सिचुएशन को पुलिस प्रशासन हैंडल करेगा? पवन, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जिस तरह से प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां की हैं और लोगों को अवगत कराया गया है इस बार जो सरकार के दिशा निर्देश जारी हुए कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसके अलावा जो कुर्बानी होगी उसको भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना। इसको लेकर धर्म गुरुओं ने भी लगातार वीडियो जारी करके लोगों से अपील की है। जो इसका असर जो है साफ तौर से देखा जा रहा है। यहाँ पर जो भी मस्जिदें हैं, किसी भी मस्जिद में जो है सड़क पे बाहर जो है सड़क पर नमाज पढ़ते हुए लोग नजर नहीं है। अगर इस तरह का कुछ जो है सड़क पर उसके ऊपर कार्रवाई करने जो है दिशा निर्देश जारी किए। लेकिन जो पब्लिक है उस नियम का पूरी तरह फॉलो करते हुए इस बार जो है ईद उल अजहा की नमाज जो है अदा कर रहे हैं। यहाँ पर जो सुबह के समय 9 बजे यहाँ पर 8:30 बजे यहाँ पर नमाज अदा हो गई और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद, उनसे बात भी करेंगे कि जो नमाज को लेकर जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए सड़कों पर पढ़ने के और जो कुर्बानी को लेकर भी जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसका ये लोग किस तरह पालन कर रहे हैं। कुछ जो प्रतिबंधित जानवर है उनको पूरी तरह से निषेध किया गया है। साथ ही साथ जो कुर्बानी की जो फोटो उसको शेयर न करने की अपील की गई। तो ये लोग पूछते क्या इस बार किस तरह से ये लोग बकरीद मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? तो इस बार जो बकरीद है उसको लेकर जो सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं उसको लेकर क्या तैयारी? जो जैसे कि कुर्बानी की जो तस्वीरें हैं उसको शेयर न करने की बात कही गई, तो क्या किस तरह आप लोग क्या कहना चाहते हैं? शेयर नहीं को कर रहे हैं, कुर्बानी अपना घर में शांति से मना लेंगे। और जो सड़कों पर नमाज न पढ़ने की पाबंदी लगाई गई है और बात कही गई सड़कों पर नमाज न पढ़ी तो मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है, सड़कों में नहीं पढ़ी जाती। इसलिए मस्जिदों में नमाज अदा हो गई है और पीछे मदरसे वाली मस्जिद में अदा हो गई 8 बजे नमाज। हम नादरगंज की मस्जिद 9 बजे वही जहाँ इस बार मतलब मुझे नमाज कुल मिलाकर शांतिपूर्वक तरीके से जो है शांतिपूर्वक मनाया गया। दूसरे लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। ये जो हमारे साथ थे मुस्लिम भाई, उन्होंने बताया कि जो सरकार ने जिस तरह दिशा निर्देश जारी किए हैं उसी के अनुरूप ही इस बार ईद उल अजहा की जो नमाज है उसको अदा की जा रही है। साथ ही साथ जो त्योहार है लोगों से सौहार्दपूर्ण गले मिलने का शांतिपूर्वक उसको भी पूरी तरह मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और जो भी सरकार ने निर्देश जारी किए थे उसको लेकर नमाज इस बार यहाँ पर नहीं अदा की गई है, तो मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की गई। साथ ही साथ जो कुर्बानी को लेकर जो अपील की गई थी कि जो उसके फोटो है वीडियो शेयर न किए जाए वो भी
भी ये लोग इसका पालन करने के लिए जो है कटिबद्ध है। साथ ही साथ जो अवशेष को लेकर जो कुर्बानी होती है, जो उसका जी। अवशेष बचता है, जी। उसको भी ये लोग जमीन के अंदर गाड़ कर उसको जो है नष्ट करने की बात इन लोगों ने बताई है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो आज बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने के लिए तमाम दिशा निर्देश तो जारी किए गए हैं और साथ ही लोग भी उनमें सहयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया पवन आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि देश भर में आज बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के सरकार की ओर से भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और साथ ही लोग भी शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने को लेकर के अपना सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कुछ ही देर में सुबह लगभग 10 बजे के आसपास बकरीद की नमाज मस्जिदों में अदा की जाएगी। नमाज को लेकर के भी गाइडलाइन जारी की गई है, जहां पर सड़कों पर नमाज ना अदा करने की अपील भी की गई है। तो वहीं तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा की जा रही है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। नमाज अदा करने के दौरान की तस्वीरें सामने आ रही हैं टीवी स्क्रीन पर। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें कि आज बकरीद का त्यौहार है और इस त्यौहार को लेकर के मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और साथ ही सुबह से ही मस्जिदों में पहुंच रहे हैं और साथ ही नमाज पढ़ रहे हैं। मस्जिदों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं नमाजी। और टीवी स्क्रीन पर लगातार दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों में नमाजी नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज बकरीद का त्यौहार है और उसको लेकर के सरकार की ओर से भी तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। पुलिस प्रशासन को जगह जगह पर मुस्तैद किया गया है, जिससे त्यौहार मनाने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जा सके। तो ये दो तस्वीरें जहाँ पर मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा करते हुए नमाजी देखे जा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको तस्वीर दिखा रहा है और ये बकरीद की नमाज अदा करते हुए नमाजी देखे जा रहे हैं। इनके साथ तमाम छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, जो कि मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इसके बाद बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। बकरीद के त्यौहार पर आमतौर पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, जिसको लेकर के पहले से ही जो तमाम दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, वो सरकार की ओर से जारी की गई हैं। धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि शांतिपूर्वक जो त्यौहार है उसे मनाया जाए और साथ ही देश के लिए अमन की दुआ भी की जाए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर देश भर में धूमधाम से बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। तमाम मस्जिदों में, ईदगाहों पर नमाजियों ने नमाज भी अदा की है। देश के अमन, शांति और तरक्की के लिए दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने के लिए बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं और साथ ही लोगों से उनका पालन करने का अनुरोध भी किया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे साथ संवाददाता विकी जे भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विकी, आपसे जानना चाहेंगे कि वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में फिलहाल बकरीद के त्यौहार को लेकर के कैसी जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही हैं, प्रशासन किस तरह मुस्तैद नजर आ रहा है? विकी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी विकी, आपसे जानना चाहेंगे कि वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी में किस तरीके से जो है बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या कुछ उसको लेकर के तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज पूरे भारत में बकरीद के त्यौहार मनाए जा रहे हैं। ईद उल अजहा इसको कहते हैं और इसको लेके सुबह से ही जो नमाजी मस्जिदों में नमाज अदा की, उसके बाद जो कुर्बानी का ये त्यौहार कहा जाता है, जो जिसमें जानवरों की कुर्बानी दिया जाता है, जिसमें बकरे और बच्चे हो गए, भैंसे हो गए, इनकी कुर्बानी देते हैं। और उसी को देखते हुए जो है आज वाराणसी में भी तमाम तैयारियां कर ली गई और लोग जो है यहाँ पे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो बकरीद मना रहे हैं और उसको गाइडलाइन जारी किया गया था, इसका भी पालन करते हुए दिखा जा रहा है। नगर निगम की टीम पहले सफाई को लेकर जो फील्ड निकलेंगे उसको तत्काल वहां से हटाना और चूने हटवाना, जो साफ सफाई की विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और गाइडलाइन जैसा कि दिया गया था कि खुले में कोई भी कुर्बानी नहीं करेगा, जो जगह पहले से है वो उसी जगह पे करना है और जो नई परंपरा का किसी भी प्रकार से कोई कार्य न हो जिसको लेकर विवाद पैदा हो, इससे ऐसा योगी आदित्यनाथ के मुखिया द्वारा
पूरे दिशा निर्देश दिया गया था और उसका पालन करते हुए देख भी रहे हैं। प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पे मौजूद है, जहाँ जहाँ कुर्बानी होती है वहाँ पे प्रशासन जो है उसको देख रेख में कुर्बानी करवा रही है और इसको लेकर ताकि मनाया जा रहा है। बिल्कुल। और साथ ही देखिए देखा जाए तो आमतौर पर त्योहारों में ट्रैफिक की समस्या जो है वो बढ़ जाती है, तो क्या इसको लेकर के पहले से ही कुछ इंतजाम किए गए हैं जिससे ट्रैफिक की समस्या में लोगों को ना फंसना पड़े? जी बिल्कुल, आपको बता दें ट्रैफिक रूट डाइवर्जन है क्योंकि कल भी जो है यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी है, जिसको लेकर आज से ही जो ट्रैफिक जो है रूट डाइवर्जन किया गया है और साथ ही साथ बकरीद त्योहार एकादशी तो तीनों त्योहार एक साथ आज है मिले हुए हैं। इसको देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरीके से रूट डाइवर्जन किया हुआ है और किसी प्रकार की यातायात बाधित ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो इस त्योहार को लेकर के प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं और इसके अलावा लोग भी शांतिपूर्वक त्योहार मनाते हुए देखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया विकी आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज देश भर में बकरीद का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर के तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं क्योंकि बकरीद के त्यौहार पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, तो इसको लेकर के भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जहां पर जो जानवर हैं उनके खून को नालियों में ना बहाना और साथ ही उनके अवशेषों को इधर उधर ना फेंकने के जैसे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। इसके अलावा तमाम नमाजी जो है वो मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा करते हुए देखे जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों के साथ नमाजी मस्जिदों में पहुंच रहे हैं और साथ ही नमाज अदा करते हुए देखे जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि न्यूज़ इंडिया लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है जहाँ पर नमाजी सुबह से ही मस्जिदों ईदगाहों में पहुंचकर नमाज अदा करते हुए देखे जा रहे हैं। और बकरीद के त्यौहार को लेकर सरकार की ओर से भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और साथ ही धर्मगुरुओं का भी कहना है कि देश में अमन शांति और तरक्की के लिए दुआ मांगी जाए और इसके अलावा पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 2 महीना 12 दिन के बाद में ईद उल जुहा आता है और ये एक्चुअली एक बलिदान का फेस्टिवल है। इसमें जैसा कि कुर्बानी का अहमियत बहुत है। कुर्बानी का मतलब ये है कि जैसा हम लोग के देश में सैनिक लोग जो हैं जो बलिदान देते हैं अपना जीवन को देश के लिए, ये इसी किस्म का हम लोग का जो ये कुर्बानी का जो मामला है एक बलिदान का पर्व है। इसमें हर आदमी छोटा बड़ा दे के उसको देते हैं और उसका अहमियत यह है कि ये जो होता है जो गरीब आदमी महरूम रह जाते हैं उनके लिए एक हिस्सा एकदम जरूरी है, क्योंकि जो जानवर आप कुर्बानी देते हैं उसका 3 हिस्सा है। एक हिस्सा मिस्किन गरीब जो हैं उनको जाना निहाती चाहिए, क्योंकि वो लोग के नसीब में तो कभी जुड़ता नहीं। क्योंकि देखिए आजकल का जो इतना ये है उसको देख के गरीब आदमी को पहुंचाना हर आदमी का फर्ज है। ये कुर्बानी का तरीका है और कुर्बानी का सिलसिला, कुर्बानी का एक प्रिंसिपल है ये। और ये जो हिस्सा है अपने भाईचारा, ऐसा जो नहीं जो खाली मेरे भाई मुस्लिम लोग हिंदू लोग शामिल हो सकेंगे। और इस साल देखिए अल्लाह ताला ऐसा का मासूमियत है कि ये कल देखिए कल हिंदू लोग का रजो फेस्टिवल खत्म हुए, उसके नेक्स्ट दिन आज हम लोग का ईद उल जुहा हुए। तो ये कैसा सामंजस्य है, कैसा अल्लाह की तरफ से भगवान की तरफ से कैसा बनाया गया है। हिंदू लोग का फेस्टिवल कल खत्म होता है, हम लोग का आज शुरू हुआ। तो ये एक बड़ा ऐसे नहीं होने से हो सकेगा नहीं, ऊपर से सब बनाया हुआ आया है। ये होता है भाईचारा। इसीलिए ये जो अभी कल खत्म हुआ उनका आज हम लोग भाईचारा का एक बहुत बड़ा एक तो इंडिकेशन है। और आपस में मिलजुल करना, भाईचारा, वो लोग हमको घर में आके पिठा उठा सब देना, हम लोग भी उनको दावत देकर घर में उनका मेहमान नवाजी करना, यही तो भाईचारा है। इसके सिवा और क्या हो सकता है। लेकिन आप लोग जो मीडिया के जरिए ये लोग जो करते हैं एक तो पॉजिटिव लाइन में इसको करिए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आप लोग का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए हमारे इस्लाम मजहब में 2 ही त्यौहार जो है वो होते हैं इम्पोर्टेंट। एक होता है ईद उल फितर जो रमजान के 30 रोजे रखने के बाद मनाया जाता है। एक होता है ईद उल अजहर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत को हम मानते हैं।
इसका मेन मकसद जो है कि ये मुसलमानों को ये कहा जाता है कि जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, आज के दिन में आप अपना माल, दान, दौलत, धन, आप जो है वक्त लोगों की खिदमत में लगाइए, उनके उनके जो खामियां हैं, कमी है, उसको आप दूर कीजिए। लोग जो है कोई परेशान ना रहे, भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे। ये कुर्बानी का जज्बा होता है। ज़बह करना जो है वो मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम कुर्बानी का जज्बा है जिससे हम दुनिया में दुख, दर्द, तकलीफ, भूख, प्यास को हम मिटा सकें। ये होता है मेन मैसेज। बाकी ये जो है एक सुन्नत इब्राहिम है, लेकिन मकसद ये है कि हम गरीबों तक कैसे पहुंचे, हम लोगों के भूख दर्द को कैसे मिटाएं, और इससे जो है जब ज्यादा भाईचारा पड़ेगा, और ये कुर्बानी का जज्बा हमको यही सिखाता है। यही हमारा मकसद है मेन ईद उल अज़हा का। मेरा नाम सैयद बरकत अली तनवीर, इस मस्जिद का मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव बड़ी बॉडी में हूँ। तो ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही लोगों का क्या कहना है ये भी लगातार हम आपको सुना रहे हैं। बकरीद का त्यौहार देश भर में मनाया जा रहा है और साथ ही इसको लेकर के सभी समाज में अमन शांति रहे, इसको लेकर के भी दुआ की जा रही है। और सुबह से ही तमाम नमाजी नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह और मस्जिद पहुंच रहे हैं। इसके बाद बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। आमतौर पर बकरीद के त्यौहार पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। इसको लेकर के भी सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। खबर महाराजगंज से आपको बता दें, जहां पर देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है बकरीद। तमाम मस्जिद, ईदगाह पर नमाजियों ने नमाज अदा की है। देश की अमन, शांति और तरक्की के लिए मांगी है दुआ। जिले में पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का त्यौहार। कुछ ऐसी ही तस्वीरें महाराजगंज से भी सामने आ रही हैं, जहां पर जिले में पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तमाम जो तैयारियां हैं वो बकरीद के त्यौहार को लेकर के की गई हैं। तो वही तस्वीर आपको जालौन से भी दिखाएंगे, जहां पर हर वर्ष की तरह इस साल भी ईद उल अजहा बकरीद की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ी गई। प्रशासन के निर्देश के बाद इस बार सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई। नमाज के बाद हाफिजों ने कुर्बानी को लेकर कहा, जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार कुर्बानी की जाए। नमाज के बाद देश की तरक्की, भाईचारा, अमन, चैन की भी दुआ की गई और एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी गई। जालौन में बकरीद की नमाज को लेकर पुलिस मुख्यालय हाई अलर्ट पर है। दरअसल शासन और मुख्यालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी सड़क पर नमाज ना हो, लोगों की आवाजाही और अन्य क्रियाकलाप प्रभावित ना होने देने का भी निर्देश दिया गया है। पुलिस प्रशासन बकरीद को लेकर विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च करती दिखी। राजधानी में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चैन के साथ ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ें। इसके बाद अपने घरों पर कुर्बानी करें और कुर्बानी का जो मलबा आए अपने डस्टबिन में डालें। नगर पालिका की गाड़ियों में वो आएंगे, उनके उसमें गाड़ियों के अंदर डालें। बाहर कोई गंदगी न फैलाएं और गंदगी वैसे ही सरकार ने फरमाया है कि गंदगी जो है नहीं फैलाना चाहिए। बाकी निस्फ ईमान है, लिहाजा बाकी रखो और अपने शहर को, अपने वतन को पाक साफ रखो। संदेश दिया गया कि लोग इसकी तरह इस वर्ष भी ईद उल अज़हा की नमाज सभी मस्जिदों में अदा की गई है, जिसमें खास तौर से लोगों को नसीहत दी गई है कि ईद उल अज़हा की नमाज के बाद जो कुर्बानी का सिलसिला चलता है उसको गाइडलाइंस के अनुसार सिलसिला चलाया जाए। हालांकि इसको लेकर हाफिजों ने सभी लोगों को साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से ईद उल अज़हा की नमाज के बाद कुर्बानी का जो काम कर रहे हैं, कुर्बानी जो हो रही है वो उसको लिहाजा तो उसी निर्देश के अनुसार की जाए, गाइडलाइंस के अनुसार किया जाए। जो सरकारी गाइडलाइंस हो, जो मोमिन की गाइडलाइंस है उसके अनुसार किया जाए। हालांकि ईद उल अज़हा की नमाज सभी मस्जिदों में अपने अपने समय के साथ पढ़ी गई। सभी लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद देश के अमन और सुकून चैन के लिए दुआ मांगी और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें ईद उल अज़हा में सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम रहे, इसको लेकर एक दूसरे को लोगों ने मुबारकबाद दी। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ जालौन। देश के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद की खास नमाज अदा कर रहे हैं और एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और नमाज के लिए लोगों में सवेरे से ही मस्जिद में आना शुरू कर दिया था। बकरीद के कारण आसपास का इलाका और बाजार भी गुलजार है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अन्य लोगों के साथ दरगाह पुंजा शरीफ में नमाज अदा की और देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी।
देखिए, हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है, पूरी दुनिया का अलग मुल्क है, जहाँ पर कि सभी धर्मों के, सभी मजहबों के मानने वाले रहते हैं और दुनिया के जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी जो है फेस्टिवल्स हैं, वो हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, नौरोज हो, और जितने भी आप यहाँ पे देश हमारा ऐसा है कि यहाँ पे धर्म को मानने वाले भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में धर्म को न मानने वाले भी हैं, लेकिन हम सब मिल करके एक दूसरे के जो त्यौहार है, तीज हैं, उनको मिलकर के मनाते हैं। इसी को कहा जाता है कि अनेकता में एकता, इसी को कहा जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। सभी लोगों को बहुत ही सम्मान के साथ, एक दूसरे मोहब्बत के साथ और यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको की जो बात है उसको पूरा करना चाहिए। देश भर में आज मुस्लिम समुदाय की ओर से ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। जयपुर की जामा मस्जिद में सुबह 6:15 पर ईद की नमाज अदा की गई। मुफ्ती सैयद अमजद अली ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई और कहा कि सभी को प्यार मोहब्बत का पैगाम है। अल्लाह की राह में कुर्बानी का बड़ा मुकाम है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों से साफ सफाई की भी अपील की, साथ ही साथ खुले में कुर्बानी नहीं देने और सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की भी हिदायत दी। सबको मेरी तरफ से पूरे हिंदू और मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। इसके साथ साथ ईद जो है वो हमारे लिए पैगाम लाती है कुर्बानी का। असल कुर्बानी है इंसान की बुराइयों की, असल कुर्बानी है इंसान की उन ख्वाहिशात की, उन लालच की, उस मतलब की, उस दुश्मनी की, जिसको दूर करके आदमी फिर अपने जानवर पर छुरी फेरे। लेकिन उससे पहले अपनी दिल की बुराइयों को खत्म करे और अपने मोमिन भाई के साथ मोहब्बत का और सुलूक करे, बल्कि मोमिन भाई के साथ ईमानदार रहे, क्योंकि कोई किसी मोमिन भाई का पैसा ना खाए, कोई किसी के साथ जुल्म ना करे, कोई किसी के साथ नहीं है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि वो जो झूठा है वो मोमिन नहीं और जो मोमिन है वो झूठा नहीं हो सकता। इसी तरह धोखा देने वाला हम में से नहीं, ये अल्लाह के नबी की हदीस है, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं हो सकता। तो हमारे सभी भाइयों को दरखास्त है कि वो इस ईद के साथ साथ अपनी जिंदगी को बदलें। साथ में हमने एक बड़ा पैगाम ये दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर तमाम लोग जो खाल आती है उस खाल को आज 30 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए के अंदर बिकती है, बहुत ज्यादा मानो तो 50 रुपए की खाल है, और लोग उन काट के उन खालों को गड्ढे में दफन करते हैं। ये एक बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी चाल है। मैं अपने तमाम जितने भी पैसे वाले भाई हैं, सरमाएदार हैं, उन सबसे दरखास्त करूंगा कि वो जमा हो और सब एक मुत्तहिद होकर और कोई फैक्ट्री कायम करे, कोई एक बड़ा ऐसा फैक्ट्री का तामीर शुरू करें जिसके अंदर अपनी खालें खुद खरीद कर उसकी सफाई करके और उनको सुखाकर और उसको एक्सपोर्ट किया जाए। इससे हमें बिजनेस भी मिलेगा और हमारी खालें भी हमें सस्ती मिलेंगी और हम दुश्मन की साजिशों से बचेंगे। ये मेरा सबसे बड़ा पैगाम है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां राजधानी पटना से सटे मसौड़ी में शांतिपूर्ण तरीके से कड़ी सुरक्षा इंतजाम के साथ बकरीद की नमाज पढ़ी गई। गांधी मैदान और पुरानी बाजार ईदगाह में सामूहिक नमाज पढ़ी गई, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर अनुमंडल प्रशासन अपनी पूरी टीम के साथ मुस्तैद दिखे। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक धूमधाम से बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद गांधी मैदान में नमाज पढ़ी गई। सभी लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी। रहमतगंज जामा मस्जिद के मौलाना जहूर इमाम ने कहा कि मुल्क की खुशहाली, तरक्की, शांति और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई है। कुर्बानी कबूल करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी गई है। इसके बाद सभी इबादतगाहों पर नमाज अदा की जा रही है। नमाज के बाद लोग कब्रिस्तान में फतिहा भी पढ़ने जाते हैं। कुर्बानी अल्लाह को बहुत प्यारी है। कुर्बानी के गोश्त का 3 हिस्सा कर एक हिस्सा गरीबों को सदका किया जाता है, दूसरा हिस्सा दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसियों को और तीसरा हिस्सा खुद इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग का बहुत अच्छा लगता है, हर साल आता है, हमको लोग बहुत बढ़िया से मनाते हैं अपना। और क्या कहना है,
ठीक है, तो हर साल बनता है, हम लोग जाएंगे घर पे, जब खस्सी कटेगा उसके बाद होगा। और क्या परेशान हुकूम मोहम्मद परवेज़ मेरा नाम है, सब्जी बाग में घर है। अभी नमाज ख़त्म हुआ है तो हम लोग अभी कुर्बानी करेंगे बकरीद के लिए। बकरीद और ईद का जो हम लोग का त्यौहार है वो ख़ास होता है। हम लोग साल में 2 बार गानी मैदान में हम लोग को नमाज अदा किया जा रहा है और हर साल हम लोग का कोशिश है कि हम लोग नमाज हमको गानी मैदान में हम लोग को हो, ये हम लोग का नेकी है और हर एक साल हम लोग को यहाँ आने की इजाज़त है। यहाँ हम लोग अपने से सब प्रोग्राम करते हैं सब्जी बाग क्लब से, और हम लोग अभी जाने की यहाँ नमाज ख़त्म होंगे तो हम लोग सीधा घर जाएंगे और अपने बकरीद के करेंगे, गले गले मिलेंगे, दोस्त साथी को दावत देंगे। इसके लिए मोहम्मद परवेज़, सब्जी बाग। बकरीद है सबका मिलजुल करके करने का, सब भाईचारा है, भाईचारा है, ठीक है जी। आसिफ नाम है। संसद परिसर में लगी महापुरुषों की मूर्तियों को शिफ्ट कर प्रेरणा स्थल में स्थापित करने के लोकसभा सचिवालय के फैसले का बीजेपी नेता आरपीएन सिंह ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह सभी हमारे लिए सम्मान का पल है कि संसद परिसर में अलग अलग जगहों पर लगे हमारे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को आदर के साथ प्रेरणा स्थल में स्थापित किया जा रहा है। ये सिर्फ संसद परिसर को ही सम्मानित नहीं करेगा, बल्कि जितने भी लोग संसद प्रांगण में जाएंगे उनको भी एक साथ श्रद्धांजलि देने का अवसर मिलेगा। लोकसभा सचिवालय में बताया था कि देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर के एक भव्य प्रेरणा स्थल में सम्मान पूर्वक स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि परिसर के अलग अलग जगहों पर प्रतिमाएं रखे होने से विजिटर इन्हें ठीक से नहीं देख पा रहे थे। सभी के लिए सम्मान का पल है कि सांसद प्रांगण में अलग अलग स्थानों पर स्थापित हमारे महापुरुषों और स्वतंत्र सेनानियों को आदर के साथ प्रेरणा स्थल पर स्थापित किया गया है। ये सिर्फ केवल संसद प्रांगण के सम्मानित करेगा, परंतु हम जितने लोग संसद प्रांगण में जाएंगे उनको श्रद्धांजलि इन महापुरुषों और स्वतंत्र सेनानियों को देने का अवसर मिलेगा। मैं इस अवसर पर लोकसभा सचिवालय को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम हम सब के लिए उठाया है। खबर दिल्ली से है। संसद परिसर में लगे महापुरुषों की मूर्तियों को शिफ्ट कर प्रेरणा स्थल में स्थापित करने को लेकर सियासत तेज हो चली है। लोकसभा सचिवालय के फैसले का बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी स्वागत किया है। जगदम्बिका पाल ने इसे लोकसभा सचिवालय की सराहनीय पहल बताया। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये लोकसभा सचिवालय की अच्छी पहल है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर के एक भव्य प्रेरणा स्थल में सम्मान पूर्वक स्थापित किया जा रहा है। ये सरकार का बेहतरीन फैसला है। लोकसभा सचिवालय ने एक सराहनीय पहल किया है कि उस परिसर में अलग अलग स्थानों पे जिनका देश के इतिहास में, संस्कृति में, स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान रहा है, उनकी अलग अलग प्रतिमाएं अलग अलग स्थानों पे थी। लेकिन अब एक प्रेरणा स्थल बना करके उन सारे महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक स्थान पे पुष्प वाटिका बना करके स्थापित करने का निर्णय लिया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां वाराणसी से खबर आपको बताते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की सभी तैयारियां हुई पूरी। कल प्रधानमंत्री मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की सभी तैयारियां हुई पूरी। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ होगा प्रधानमंत्री का स्वागत।
लोकसभा के 21 मंडलों में चलाया जा रहा है संपर्क अभियान। खबर वाराणसी से, जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की सभी तैयारियां हुई पूरी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे साथ संवाददाता विक्की डे भी जुड़े हुए हैं। विक्की, देखा जाए तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं और इनको इस दौरे को लेकर के सभी तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। विशेष तौर पर देखा जाए तो क्या कुछ जो इंतजाम है वो प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए किए गए हैं? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल 1 दिवसीय दौरा वाराणसी में होने जा रहा है और जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। और आपको बता दें कि एसपीजी ने पहले से ही यहाँ पे कमान संभाल रखी है और जनसभा स्थल जहाँ सेवापुरी के मेहंदीगंज में जनसभा स्थल है वहाँ पे भी उन्होंने निरीक्षण किया और अपने कब्जे में एसपीजी लेके वहाँ पे आज टच एंड गो रिहर्सल भी आज उनका किया जाना है, डमी फ्लीट का रिहर्सल किया जाना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन शाम 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी एयरपोर्ट से वो सीधे मेहंदीगंज जहां जनसभा स्थल है वहां पहुंचेंगे। और इस रास्ते में एयरपोर्ट से लेके जनसभा स्थल तक और जनसभा स्थल से लेके जो काशी विश्वनाथ तक, ये पूरी रास्ते में जो है काशीवासी जो है और बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है जगह जगह स्टेज बना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे उनका। और ये पूरी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। और साथ ही साथ इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री और काशी से सांसद बनने के बाद काशी में आगमन होने जा रहा है, इसको लेकर भी काशीवासी काफी उत्सुक है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्सुकता है कि प्रधानमंत्री का स्वागत बहुत ही ग्रैंड तरीके से किया जाना है। और ये एक मिनी रोड शो भी माना जा रहा है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्किट हाउस पुलिस लाइन से जो है सीधे जो काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे तो बंद कार में जो है वो जो है अभिवादन करते हुए जनता का जाएंगे और यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर पे दर्शन करेंगे, बाबा का पूजा अर्चन करेंगे। उसके बाद जो है गंगा आरती में भी शामिल होंगे, गंगा आरती में गंगा पूजन करेंगे और साथ ही साथ गंगा आरती देखेंगे। तो इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी आने का और आज जो है तमाम रिहर्सल पूरे कर लिए जाएंगे, टच एंड गो रिहर्सल कर लिए जाएंगे और डमी फ्लीट का भी रिहर्सल कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। लेकिन विकी, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा के भी काफ़ी कड़े इंतजाम होंगे, लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उसकी तैयारी जो है वो की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे 5 स्तरीय सुरक्षा होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एसपीजी हो गए, ब्लैक कमांडो हो गए और साथ ही साथ पीएससी बल हो गए, आरएफ के जवान हो गए। 5 घेरे में इनकी सुरक्षा रहती है, जिसको लेके वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस भी पूरी मीटिंग करके पूरी ब्रीफिंग करके पूरी तैयारियां लगभग कर ली है। और जहां दशाश्वमेध आरती पे जब शामिल होंगे वहां पे गंगा पे जो है एनडीआरएफ की टीमें लगी रहेंगी, उस पर भी स्नैपर लगे रहेंगे। और साथ ही साथ जो रूट रहेगा उनका पुलिस लाइन से लेके बाबा विश्वनाथ के दरबार तक और बाबा विश्वनाथ से काशी गंगा घाट तक, दशाश्वमेध घाट तक, इन सभी जगहों पे भी रूफटॉप से भी जो निगरानी रखी जाएगी, स्नैपर लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ जो है वाराणसी पुलिस की पूरे कमिश्नर टीम जो है पूरी चप्पे चप्पे पे मौजूद रहेंगी। सारे एसीपी, सारे डीसीपी और पुलिसकर्मी सभी जो है यहाँ पे लगाए गए हैं और यहाँ पे पूरे चप्पे चप्पे की व्यवस्था की गई है कि किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं इसमें बरती जाए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के दृष्टिगत पूरे इंतजाम लगभग कर लिए गए। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही प्रशासन भी काफी सजग नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। वाराणसी के दौरे को लेकर के प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाएगा, उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं और साथ ही एक मिनी रोड शो का भी अनुमान जताया जा रहा है कि वे मिनी रोड शो करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर पहुंचेंगे और वहां पर बाबा के दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं काशी, जहां पर उनके आगमन को देखते हुए तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं, सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं बता दें कि आज अंबाला दौरे पर सीएम नायब सिंह दर्शनार्थियों की बस को दिखाएंगे हरी झंडी। अंबाला दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र जाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी। अयोध्या दर्शन करने जा रही श्रद्धालुओं की बस करेंगे रवाना।
अयोध्या दर्शन करने जा रही श्रद्धालुओं की बस करेंगे रवाना। कुरुक्षेत्र में दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यालय में करेंगे बैठक। दोपहर 3 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दोपहर 3 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़े हुए हैं। विनोद जी, देखा जाए तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम सामने आ रहे हैं, जहां पर पीएम प्रधानमंत्री आवास के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? सैनी का जो दौरा है वो अंबाला का होगा। अंबाला के अंदर वो एक जो कह लीजिए मुख्यमंत्री जो एक बस यात्रा होगी, तीर्थ यात्रा है जो आज अयोध्या के लिए रवाना होगी, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद जो है वो हर घर सूर्य हर घर की जो प्रधानमंत्री स्कीम निकली है, जिसके तहत वो कह लीजिए जो 2 किलोवाट का जो एक सोलर वाट की जो योजना शुरू किया है हर छतों पे लगाने के लिए, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए इसमें लगभग 60,000 रुपए तक का जो है सब्सिडी सरकार दे रही है। उसकी शुरुआत भी आज नायब सिंह सैनी करेंगे। उसके बाद जो है वो 3 बजे के करीब जो है कुरुक्षेत्र जाएंगे। वहां पे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी के ऑफिस से मीटिंग होगी, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होगी। उसके बाद की अगर बात कर ले तो शाम 7 बजे करीब दिल्ली रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में जो बीजेपी की मीटिंग है। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो इसी तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यक्रम सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, जहां पर आज अंबाला दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे और साथ ही अयोध्या जा रही दर्शनार्थियों की बस को हरी झंडी दिखाते हुए भी नजर आएंगे। अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो वही खबर आपको पानीपत से बताते हैं, जहां पर वन्य जीव विभाग टीम ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। पानीपत के भैंसवाल गांव के पास से किया गया रेस्क्यू। पानीपत के भैंसवाल गांव के पास से किया गया रेस्क्यू। रेस्क्यू के बाद नेशनल पार्क कलेसर छोड़ा गया तेंदुआ। इलाके में तेंदुआ दिखाई देने की मिल रही थी शिकायतें। खबर पानीपत से, जहां पर वन्य जीव विभाग टीम ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। पानीपत के भैंसवाल गांव के पास से किया गया रेस्क्यू। रेस्क्यू के बाद नेशनल पार्क कलेसर छोड़ा गया तेंदुआ। इलाके में तेंदुआ दिखाई देने की लगातार मिल रही थी शिकायतें। खबर पानीपत से आपको बता दें, जहां पर वन्य जीव विभाग टीम ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। पानीपत के भैंसवाल गांव के पास से तेंदुए का किया रेस्क्यू। रेस्क्यू के बाद नेशनल पार्क कलेसर छोड़ा गया तेंदुआ। इलाके में तेंदुआ दिखाई देने की लगातार मिल रही थी शिकायतें, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पिंजड़ा लगाया और वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया। पानीपत से खबर सामने आ रही है, पानीपत के भैंसवाल गांव के पास से तेंदुए का रेस्क्यू किया गया है, जहां पर लगातार इस इलाके से तेंदुए को दिखने की शिकायतें मिल रही थी। रेस्क्यू करने के बाद नेशनल कलेसर में तेंदुए को छोड़ दिया गया है। इलाके में तेंदुआ दिखाई देने की लगातार मिल रही थी शिकायतें। वन्य जीव विभाग टीम ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। खबर पानीपत से आपको बता दें, पानीपत के भैंसवाल गांव के पास से तेंदुए का किया गया रेस्क्यू। रेस्क्यू के बाद नेशनल पार्क कलेसर छोड़ा गया तेंदुआ। इलाके में तेंदुआ दिखाई देने की लगातार मिल रही थी शिकायतें।
खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में कार वर्कशॉप में लगे आग लगने से कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। कुछ ही देर में आग ने ले लिया था विकराल रूप। खबर कानपुर से, संदिग्ध परिस्थितियों में कार वर्कशॉप में लगी आग लगने से कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। कुछ ही देर में आग ने ले लिया था विकराल रूप। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने से लाखों का बताया जा रहा नुकसान। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना। देखिए, आज 5:56 पर एक मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना कर्नलगंज के अंतर्गत एक वर्कशॉप है, उसमें एक बड़ा फायर हुआ है। इसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत कर्नलगंज लाटूर रोड की सभी गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से मौके के लिए रवाना किया गया। जो कंसर्न अधिकारी कर्नलगंज से उनको रवाना किया गया और उसकी और अतिरिक्त संवेदनशीलता बरतते फजरगंज से वाटर बाउजर, मीरपुर से वाटर बाउजर, तो कुल मिलाकर 6 अग्निशमन वाहनों को मौके के लिए रवाना किया गया। वहाँ जाकर देखा गया तो आग भीषण रूप से जल रही थी, काफ़ी धुआं था, तो उसको पूर्ण रूप से घेरते हुए नियंत्रित किया गया, उसको पूर्ण रूप से बुझा लिया गया। इस घटना में किसी भी तरह की कोई इंजरी या जनहानि नहीं। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात करेंगे भिंड की, जहां पर दूषित पानी पीने से बीमार होने का मामला। 3 की मौत और 100 से ज्यादा लोग हुए बीमार। 3 की मौत और 100 से ज्यादा लोग हुए बीमार। पूर्व नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा पत्र। सरकार से सहायता धनराशि देने की मांग की। सरकार से सहायता धनराशि देने की मांग की। मृतकों को 10 लाख और बीमार को 5 लाख रुपए देने की मांग की। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की भी मांग की। मामले की जांच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में करने की मांग की। खबर भिंड से, जहां पर दूषित पानी पीने से बीमार होने का मामला। 3 की मौत और 100 से ज्यादा लोग हुए बीमार। पूर्व नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा पत्र। सरकार से सहायता धनराशि देने की मांग की। सरकार लोगों को स्वच्छ पानी नहीं दे पा रही। भिंड जिले के फूब कस्बे में दूषित पानी पीने से लगभग 90 व्यक्ति बीमार हो चुके, 3 की मौत हो चुकी है, परंतु अभी तक जिला प्रशासन या सरकार द्वारा सैंपलों की जांच भी नहीं करा पाए। लगातार हैजा जैसी गंभीर महामारी चल रही है। हमारी राज्य सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री जी तत्काल इस कदम उठाएं और पीड़ित परिवार में जो मौत हुई है उनको 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और पीड़ित परिवार के लोगों को भी 5-5 लाख रुपए सहायता दें। खबर बहराइच से, जहां पर केमिस्ट रिटेल एसोसिएशन की हुंकार। सभी रिटेल मेडिकल स्टोर संचालक ने की संयुक्त बैठक। सभी रिटेल मेडिकल स्टोर संचालक ने की संयुक्त बैठक। बैठक में रिटेल मेडिकल से जुड़ी समस्याओं पर हुई चर्चा। फुटकर दुकानदारों ने होलसेल विक्रेताओं पर लगाए आरोप। दुकानदारों का होलसेल विक्रेताओं पर उत्पीड़न का आरोप। होलसेल विक्रेता द्वारा लागू किए गए नए निगम। एक्सपायरी दवाओं के वापसी न करने पर हुई चर्चा। बैठक में सैकड़ों स्टोर मेडिकल संचालक रहे मौजूद। खबर बहराइच से, जहां पर केमिस्ट रिटेल एसोसिएशन की हुंकार। सभी रिटेल मेडिकल स्टोर संचालक ने की संयुक्त बैठक। बैठक में रिटेल मेडिकल से जुड़ी समस्याओं पर हुई चर्चा। फुटकर दुकानदारों ने होलसेल विक्रेताओं पर लगाया आरोप।
दुकानदारों का होलसेल विक्रेताओं पर उत्पीड़न का आरोप। होलसेल विक्रेता द्वारा लागू किए गए नए नियम। खबर जालौन से आपको बता दें, जहां पर अवैध तमंचे के साथ व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा। अवैध तमंचे के साथ व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा। अवैध तमंचा लगाए होटलों के इर्द गिर्द घूम रहा था व्यक्ति। लोगों ने पुलिस को व्यक्ति की दी सूचना। पुलिस ने अवैध तमंचा लगाए व्यक्ति को पकड़ा। अवैध तमंचा लगाए होटलों के इर्द गिर्द घूम रहा था व्यक्ति। लोगों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं जिले में खाद बीज की कमी ना हो, किसानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। कलेक्टर रणवीर शर्मा ने अधिकारियों को कुछ इस तरीके से दिशा निर्देश दिए। दरअसल बेमेतरा जिला पूरी तरह से कृषि आधारित जिला है। यहाँ की 90% आबादी कृषि पर आश्रित है और उनसे ही इनका घर भी चलता है। ऐसे में कृषि और कृषि से संबंधित सभी चीजों का बड़ा महत्व है। खेतीबाड़ी प्रारंभ करने से पहले लोगों को खाद बीज के लिए जूझना पड़ता है, जिसको लेकर के इस बार जिला प्रशासन सजग है और जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद बीज की उपलब्धता बता रहे हैं। वहीं नियमित कलेक्टर रणवीर शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को खाद बीज खरीदने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए और सभी सोसाइटी और खरीद केंद्रों में खाद बीज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जाए। मैंने उप संचालक कृषि से रिपोर्ट ली है और प्रतिदिन मैं रिपोर्ट लेता हूं उप संचालक कृषि से कि जिले में कितने खाद और बीज का भंडारण है, कितने किसानों को दिया जा चुका है और कितना अभी है हमारे पास। जिले में खाद और बीज की कोई कमी नहीं है। डीएपी भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, अन्य खाद जो है वो भी पर्याप्त मात्रा में है, तो किसानों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।